एक दिन मैं और मेरी पत्नी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान है जो मुझे समय आने पर ही इस्तेमाल करना होता है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए किचन के बराबर में एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें यह सारा कबाड़ रख दिया करूं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी यह इच्छा पूरी कर सकूं। मैं उसे 2 महीने का समय मांगा और उन 2 महीनों में मैंने अपनी ड्यूटी डबल कर दी और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने खत्म हो गए, मैंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों में ही किचन के बराबर में उसकी मर्जी जैसा एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। मैं रोज की तरह काम पर जाता, मगर जब से वह कमरा बनवाया था उस दिन के बाद मुझे अपनी पत्नी का व्यवहार मेरे लिए कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया कि उसके ऐसा व्यवहार का कारण वह छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी बात पर इतने साल में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ संतान भी न थी, तो भी ना कभी मैंने उसे ताना दिया और ना ही कभी मेरी पत्नी ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की। भगवान ने जो कुछ हमें दिया था हम उसमें ही बहुत खुश थे। मैं अपनी पत्नी में कम पगार में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। कभी उसे गजरे ला कर देता तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों से ना घूमने फिरने का शौक था, ना ही वह मुझे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरी पत्नी के इस व्यवहार का कारण उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान हुआ था कि ऐसी क्या बात हुई जो मेरी पत्नी को इतना परेशान किए हुए है। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे लगा कि यह परेशानी संतान न होने के कारण है। जब मैंने उसे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने मुझसे साफ मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैं गुस्से में आकर उस कारण पूछा तो कहने लगी, मेरे पास बच्चे संभालने का समय नहीं है। मैं और भी हैरान हो गया। इस छोटे से घर में उसे खाना बनाने के अलावा और छोटी मोटी साफ सफाई के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ ही मेरे कुछ दोस्त भी होंगे, तो तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी पत्नी बहुत नाराज हो गई और हम में जो लड़ाई कभी नहीं हुई वह हुई। इस बात पर हम खूब लड़े। पहली बार नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्त को चाय पर बुलाया था। इससे पहले भी कई बार मैंने अपने दोस्तों को चाय पर बुलाया था और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा नाश्ता भी बनाया होता था, लेकिन आज उससे अलग बात थी। मेरी पत्नी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। ना जाने उसे मेरी जल्दी आने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्त के साथ घर आने पर या फिर हमारे लिए चाय बनाने पर। मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त के साथ आने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। कई दिनों तक हमने नाराज़गी रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का व्यवहार क्यों बदल रहा है। इसी बीच एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया, मुझे डेंगू हो गया, तो मैं काम पर जाने के काबिल नहीं रहा। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब सेवा की, लेकिन वह मुझे कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। अधिकतर समय किचन में गुजारा करती थी। मुझ में इतनी भी ताकत न थी कि मैं उसकी मदद करवा सकूं। वह मेरी बहुत सेवा करती थी। एक दिन मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी पत्नी किचन के पास बैठी हुई रो रही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत पूछने के बाद भी उसने मुझे कोई कारण नहीं बताया और कहा कि बस तेरी परेशान हो रही है। मुझे लगा कि वह मेरी बीमारी के कारण परेशान है। अगले दिन मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई और मैं किसी को धीमी आवाज में बोलते हुए सुना। मैं बहुत हैरान हो गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई है ही नहीं, तो यह बस बोल कौन रहा है। मेरी पत्नी किससे बातें कर रही। मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर किचन की तरफ गया, लेकिन मुझ में ज़्यादा चला न गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जब मैं उसे पूछा कि उसने कहा कि कैसा कुछ नहीं, यह आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उसे बहुत बार किचन के बराबर बने हुए कमरे में से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने यह नहीं देखा कि मैं उसे देख लिया है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया, तो मैं अपनी पत्नी को वहां नहीं पाया। मैं किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वह किचन के बराबर में बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस समय मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि मैं जब भी उसे किचन के
बराबर में बने हुए कमरे से निकलते देखा तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से वह इस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे के पसीने ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से थोड़ी भी बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस जाने के लिए उठा, तब अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी कि मैं किचन में गया तो वहाँ भी नहीं थी। मैं बाथरूम और घर का कोना कोना चेक कर लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं नहीं मिली थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था कि कुछ आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे यह आवाज़ समझ में नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया था कि यह आवाज़ इस नए बने हुए कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाजे खोला और वह अंदर से लॉक किया हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं अपने कमरे में गया था। मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आकर खड़ी हो गई थी, तो मैंने उसे पूछा कि वह कहाँ थी, तो उसने मुझे कहा कि सामान सेट करने उस कमरे में गई थी। अब की बार मैंने उसे यह नहीं बताया कि उस कमरे से कुछ आवाज़ें भी सुनी थी, क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर क्या है उसका कमरे में जो बार बार मेरी पत्नी वहाँ चली जाती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था। यह परेशानी मुझे खाई जा रही थी कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, जो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है। मैं इस बात की चर्चा जब अपने दोस्त से की तो वो मुझे पास ही एक बाबा के पास लेकर चला गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें यह बताएगा, आम इंसानों को नहीं मालूम होता। जब मैं बाबा को सारी कहानी बताई तो उन्होंने कुछ समय लेकर मुझे बताया कि तुम्हारे घर में साया है, और वह साया आवाज़ों इंसानों की नहीं उस साये की है। उस समय तो मैं बाबा की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि यह हम किसी साया की आवाज़ है। अब वह यह अक्सर होता कि जब मेरी पत्नी छुप कर उस कमरे में जाती तो मैं उसका पीछा करता था, लेकिन फुसफुस इतने हल्के होते कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आती थी, और मैं छुप कर अपनी पत्नी पर नज़र रखता रहा। मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूं। मुझे लगता था कि अगर मेरी पत्नी ने यह आवाज़ें बंद करवा दी तो मैं कभी उसे इस बात के बारे में पूछ नहीं पाऊंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किया जा रहा था। मुझे उस दिन के फैसले पर बहुत अफसोस रहा था कि उस दिन मैं क्यों अपनी पत्नी की बात मानी थी कि मैं उसे एक कमरा बनवा दे दूँ। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास चीज़ किसी के शिकंजे में आ गई। मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं, और कभी मुझे लगता कि मेरी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रह पाता था। कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उस दरवाजे को खोलने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पत्नी 24 घंटे दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती। जब भी मैं उस तरफ जाता मेरी पत्नी मुझे कोई ना कोई काम का कहकर वहाँ से टाल देती या हटा देती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा। अब मेरे दिल पर कमरा उसके दरवाजे खोलने का बहुत सवार हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी पत्नी से इस बात के बारे में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था, और मैं अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को इससे ज़्यादा बेबस कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, पत्नी को तलाक दे दूं और उसकी सारी काली करतूत सबके सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन मैंने मन बनाया कि मैं ऑफिस न जाऊंगा, पूरा दिन अपनी पत्नी की हर हरकत पर नज़र रखूंगा। उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की सलाह दी, तो खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा, पलंग से न उतरे, मैं खुद चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को पता भी न चला कि घर में मैं मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया। एक हाथ से लेकर उसे बंद कमरे के दरवाजे को खोला, अंदर चली गई। वह दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। जब एक दिन मैंने उसे उस ताले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि उसने अपने कीमती गहने उसी कमरे में रखे हैं, क्योंकि भगवान ना करे अगर कोई चोरी आ गया तो वह उस कमरे को कबाड़ का कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजे खोला और अंदर नाश्ता लेकर मैं दो लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ, और चाय के 2 कप देकर मेरा शंका में और बढ़ोतरी भी हो गई। मेरे घर में रहते हुए भी मेरी पत्नी ने किसी और को इस घर में रखा हुआ। मैं गुस्से से खोल रहा था कि ऐसा कौन है जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती है, क्योंकि भगवान ना
रखती है, मुझे भी ज़्यादा समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है, जिसने मेरे होते हुए भी किसी और आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने दिनों से यह समझता रहा कि मेरी पत्नी या तो किसी आत्मा के साए में या कोई और मामला है, अब मुझे अपनी पत्नी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपने शुरू हो गए थे। मैं अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन पाँव इतने भारी हो गए कि मैं अलमारी से और उस बंद कमरे के दरवाजे तक का सफ़र मुझे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया। मैं अपने आप को इस बाहरी दुनिया में बेबस आदमी समझने लगा था। यह कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था कि या तो कोई इस दुनिया में कुछ कर जाऊं या अपनी फिर पत्नी को जान से मार दूं। मैं जानता और भगवान जानता है कि उस कमरे तक का सफ़र कैसे तय किया। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ पसीने से भीगी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लटपट हो रहा था और मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथ को छोड़ दे रहा था कि दोबारा से फुसफुस मेरे कानों में आई। मैं अपने काबू में ना रहा तो मैंने दरवाज़ा खोलकर जोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, दिव्या, मगर ये है क्या है? क्या दिल में देखकर तुम्हें हक्का बक्का रह गया? मैं जो अभी तक अपनी पत्नी को तलाक देने का सोच रहा था, क्या मुझे में 1 मिनट पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन अगले सेकंड मुझे अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने क्या देखा कि वह किसके लिए नाश्ता लेकर गई और उसके हाथ में किसके लिए रोटी थी, किसने उसे रोटी को खाने के लिए अपना मुंह खोला था। वह मेरी सौतेली माँ है। मैं दिव्या को कितना गलत समझ रहा था, कभी उसे जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे बदचलन समझा। मेरी आवाज़ सुनकर दिव्या के हाथ से रोटी गिर गई और मेरी सौतेली माँ हक्का बक्का रह गई थी। उसके पसीने छूटने लगे थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर जमीन में काट दिए हो। दिव्या इतने दिनों से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपा उसकी सेवा की जा रही थी, जो कि मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भागना चाहता था। मैं कभी भी अपनी सौतेली माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं था। मुझे वह शुरू से ही पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत का कारण भी मेरी सौतेली माँ है। हालांकि मैं जानता था ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे मन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी और मैं अपनी सौतेली माँ को स्वीकार करने को तैयार न था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे तभी शब्द में समझाया कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह पालने वाली हो या पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर थोड़ी सी नाराज के लिए मेरी पत्नी को यह बात उजागर न करने पर मजबूर कर देती। यह बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत नाराज हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में दिव्या से मदद मांगने के लिए आई थी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। उसके पास रहने को कोई घर नहीं था। दिव्या दयालु थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मान देती, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इस कारण उसने मुझे यह बात छुपाई रखी और आज मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी थी। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का पैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के दिल में दया हो तो दिव्या जैसे लोगों की तरह बड़प्पन दिखा सकते हैं।